हेलो बच्चों, कैसे हो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं जैसे कि पहले बताया था आपको कि बेस्ट प्लान लेके आऊंगा मैं आपको। लास्ट के जो हमारे 55 डेज हैं उनको हम किस तरीके से यूज करें ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस आने वाले 12 सितंबर को, ये डेट सबको याद होगी, इसमें हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें फ्री सीट के ऊपर। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भैया 12 सितंबर सबके लिए, सबको तैयार हो जाओ। आपको अपने ऊपर विश्वास डेवलप कर लो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। आपका टेस्ट जो है वो बेस्ट होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर कुछ कमी भी है तो अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, उसके अंदर वो सारी कमियां हम दूर कर देंगे। आपको मैं गाइड करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाओ। मुझे 23 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि लास्ट का जो टाइम होता है उसको किस तरीके से बेस्ट यूज किया जा सकता है। कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, आप खुश हो गए होंगे। डेट डिक्लेयर करते ही आपको लगा होगा कि अब तो हमने टेस्ट क्लियर करना ही करना है, डॉक्टर बनना ही बनना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट पर एडमिशन लेना ही लेना है। और मैं कहता हूं कि आपका हो जाएगा अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो। कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कुछ बच्चे जैसे ही डेट डिक्लेयर हुई तो हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, थोड़ा स्ट्रेस में आ गए हो। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी। आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आपका टेस्ट अच्छा होगा ही होगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और मैं ये हकीकत कह रहा हूं। कभी भी स्ट्रेस नहीं लेनी। अगर स्ट्रेस लोगे तो परफॉर्मेंस घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ और बी प्रिपेयर्ड फॉर दी आने वाले एग्जाम। तो आप उस टेस्ट के लिए तैयारी करें और प्लान करें। बेस्ट प्लानिंग मैं आज आपको देने वाला हूं कि लास्ट के 55 डेज में आप क्या करें ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाए। जिस स्टेज पर भी आप हैं उससे आप इंक्रीज कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। भाई अगले 5 या 10 मिनट में आपको मैं गाइड करूंगा कि भाई मेरे एक्सपीरियंस का जो बेनिफिट आप उठा पाए। ताकि तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ फिजिक्स में, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है, पिछले 23 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि 150 या उससे ऊपर नंबर कैसे लिए जा सकते हैं फिजिक्स में। लास्ट के 2 महीने के अंदर भी आप 150 स्कोर कर सकते हैं मेडिकल में, फिजिक्स के टेस्ट के अंदर, फिजिक्स के एग्जाम के अंदर या फिजिक्स के पेपर के अंदर। कुछ बच्चों को फिजिक्स ही सबसे प्रॉब्लमेटिक लगती है। ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें बायो तो आती है, बायो में हम 300 से ऊपर नंबर लेंगे भाई, 330 340 हम छोड़ेंगे नहीं। केमिस्ट्री में भी हम परफॉर्म कर देंगे सर, केमिस्ट्री भी हमें आती है। लेकिन ज्यादातर बच्चे मेडिकल वाले कहते हैं बायो सर फिजिक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, भूल जाओ फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। मैं आपकी फिजिक्स आसान बढ़ा दूंगा। मैं आपको क्लासेस भी देने वाला हूं, पूरा फिजिक्स का कोर्स भी कंप्लीट करवाने वाला हूं आने वाले टाइम में। मैंने प्लानिंग कर ली है, वीडियोस तैयार कर ली हैं, टॉपिक वाइज मैंने क्लासेस तैयार कर ली हैं। अभी मैं हर रोज 2 वीडियो डालूंगा परसों के बाद। तो हर रोज 2 वीडियो आपको मिलने वाली हैं ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स तो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिजिक्स की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। बगैर प्लानिंग के फिजिक्स नहीं हो पाएगी। भाई अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कुछ दूसरों से हटके तो करना पड़ेगा। डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाओगे आप। भाई डॉक्टर जो है कुछ स्पेशल बच्चे ही बन पाते हैं। उसके लिए सबसे पहला क्या काम क्या है? सबसे पहले अब आपका टाइम होगा कि अब फोकस्ड हो जाओ। आप अपनी स्टडीज पे फोकस करो और सब कुछ भूल जाओ। भाई फोकस हो, डेडिकेटेड काम, डेडिकेशन के साथ काम करो। अब ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो आपका काम चलेगा ही नहीं। जो मैंने बातें 3 लिख रखी हैं, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, वेल डिसिप्लिन हो। अब सेल्फ डिसिप्लिन से काम करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कोई आपको किसी को आपको बोलना ना पड़े, पेरेंट्स वगैरह को, कि भाई आपको भी पढ़ना है, पढ़ाई के ऊपर बैठ स्टडीज के लिए आपको बैठना कुर्सी के ऊपर नहीं। भाई सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ। 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी अब करनी पड़ेगी, वो टाइम आ चुका है। सब कुछ भूल जाओ, कोई दोस्त नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, कुछ नहीं। ये 3 चीजें तो मान लीजिए आपने करनी ही करनी है भाई। इसके बगैर तो आपको मेरी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ बताता रहा हूं, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। तो ये चीजें आपको करनी है, फोकस्ड हो, डिसिप्लिन हो और 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी निकालनी है। इसके बाद क्या करें कि भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई बच्चों को करना क्या चाहिए। देखिए इस स्टेज पर जो लास्ट टाइम आ गया है, आपका टाइम अब मतलब स्टार्ट हो गया। क्लॉक इज क्लिकिंग, मैं कहता हूं इस चीज को, क्लॉक इज क्लिकिंग। डे बाय डे आपके टाइम जो है वो नजदीक आता है। लग रहा है 12 सितंबर आपकी कयामत की का दिन है और उस दिन आपने परफॉर्म करना ही करना है। तो इस टाइम 3 टाइप के बच्चे होंगे। अब मैं तीनों टाइम के बच्चों के लिए किसको क्या करना चाहिए वो बताने वाला हूं। देखो एक बच्चे वो होते हैं इस टाइम पर जो वेल प्रिपेयर्ड है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस सही चल रही है, जिनकी बायो तो अच्छी है ही है, केमिस्ट्री में भी सही कर रहे हैं, फिजिक्स भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो वो टाइप के बच्चे हैं। अब उनके लिए अलग प्लानिंग है।
एक वो बच्चे होते हैं जो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें आप नोट करना, ज्यादातर वो बच्चे होंगे जिनकी बायो अच्छी होगी, सही कर रहे होंगे, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक कर रहे होंगे, एवरेज केमिस्ट्री भी कर रहे होंगे, बट फिजिक्स उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगी। फिजिक्स में उनकी परफॉर्मेंस वीक चल रही होगी। एवरेज परफॉर्मिंग बच्चे वो मिलेंगे आपको। देख लेना अपने आप, खुद को एनालाइज कर लेना, आपको पता ही है 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। फिजिक्स में ज्यादातर बच्चे कह रहे होंगे सर कभी न्यूमेरिकल नहीं आता, कभी कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो वो एवरेज परफॉर्मिंग बच्चों की कैटेगरी में मैं लेके आता हूं। तीसरे वो होते हैं जो इस टाइम पर अच्छा नहीं कर रहे, इस टाइम पर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं कर सकते, इस टाइम उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अप टू दी मार्क नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है उनकी 11th वीक निकल गई हो, किसी ने गाइड प्रॉपर ना किया हो, भी कोविड के कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो तो है कि 3 स्टेज पर बच्चे मिलेंगे इस टाइम पर, तीनों के लिए अलग अलग प्लानिंग होगी, सेम प्लानिंग सबके लिए काम नहीं करेगी। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा प्लानिंग, भाई जो वेल प्रिपेयर्ड है उनको क्या करना चाहिए, जो उनकी परफॉर्मेंस इस टाइम सही चल रही है उनको क्या करना चाहिए लास्ट के इन 55 डेज में, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए, बेस्ट रिजल्ट दे पाए। तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे देखो मैंने लिख रखा है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 55 डेज को, पहले 30 दिन और लास्ट के 25 दिन। अब उसमें किन बच्चों को क्या करना, उसके लिए मैंने जैसे वेल प्रिपेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बायो भी अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, उनको केवल आप आज वो बैठे 600 के आसपास, 600 के आसपास बैठे, उनको 650 पे जाना, बस उनको तो केवल 650 पे जाना है या उससे ऊपर जाना है, वो सिलेक्शन लेके जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको रैंक अपना बढ़ाना है कि रैंक अच्छा कैसे आए। तो उनको क्या करना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है 23 साल का, उनको ये करना चाहिए लास्ट के जो पहले जो इस 55 में 30 डेज हैं उसमें क्या करें, अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि सिलेबस उन्होंने कर रखा है, सिलेबस की उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने 2 साल पढ़ा है, अब लास्ट तक भी पढ़ते आ रहे थे, तो वेल प्रिपेयर्ड हैं वो। उनको करनी है रिवीजन, उनको रिवीजन करनी है, मतलब अपनी शार्पनेस से बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो रिवीजन करनी, तो वो क्या करें, अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें बेटा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके ऊपर काम करें, हर वीकली पार्ट टेस्ट दें, 4 टेस्ट देने हैं आपको, हर वीक एक पार्ट को सिलेबस के कवर करना ही करना है, तो वो वीकली टेस्ट दें। अब यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन टेस्ट देने के बाद ना टेस्ट को एनालाइज नहीं करते, बस यहां सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग क्या करते हैं, नंबर देख लेंगे, मेरे 600 आ गए, मेरे 620 आ गए, मेरे 590 आ गए, वो मार्क्स तो देख लेंगे, लेकिन जो मार्क्स कटे, जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए, ज्यादातर बच्चे उन पर काम नहीं करते, यहां सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो आपको करना क्या है, टेस्ट तो देना ही देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, एनालिसिस ऑफ टेस्ट आपने जरूर करना, ये सबसे मेन पार्ट होता है, और टेस्ट को एनालाइज करके आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। देखो आमतौर पर 3 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं किसी भी टेस्ट में, कोई भी बच्चा 3 टाइप की मिस्टेक करता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता हम गलती क्या कर रहे हैं, कैसी गलतियां हमारे से बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 3 टाइप की कौन सी गलतियां, देखो 3 टाइप की गलतियां आपकी होंगी। एक तो होंगी कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक, एक होती है भाई आपकी मेमोरी बेस्ड, और तीसरी जो गलती होती है वो होती है कंसेप्चुअल मिस्टेक। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना कि जो हमसे गलती हुई है, जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए या हमारा गलत होगा, वो किस कारण से होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेशन सुधारनी है आपने। कैलकुलेशन मिस्टेक वो है जी, क्वेश्चन तो हमें आता है लेकिन पेपर में गलत कराए, कहीं प्लस माइनस की गलती हो, कहीं पावर की गलती होगी, कुछ इस तरह की गलती हम कराए। तो बेटा उसका एक इलाज है, आप एक तो जब पेपर को अटेम्प्ट करें तो जल्दी ना करें, कभी भी पेपर को जल्दी अटेम्प्ट मत करें। टाइम जो एनटी है प्रॉपर टाइम एनालाइज करके ही देता है, साइंटिफिक टाइम दिया जाता है, साइंटिफिकली एनालाइज करके भी किस टेस्ट में कितना टेस्ट, किस टाइप के क्वेश्चन डालने, कितना टाइम उसको मिलेगा बच्चे को। तो टाइम की कोई कीमत नहीं होती, फिजिक्स में 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए जरूर मिलेगी आपको, तो वो टाइम लगाओ, ध्यान से करो, मतलब कैलकुलेशन फास्ट करने की जल्दी में एक्यूरेसी आपकी कम हो जाती है। तो भैया इससे अच्छा स्लो कर लो, एक्यूरेसी बढ़ा लो, तो गलती मत करो। तो गलती करने के लिए मतलब एनालाइज करो और प्रॉपर कैलकुलेशन करो। एक इसके तरीका एक और है, आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर निकालने की ट्राई करा करो, हमेशा 4 ऑप्शंस का आंसर निकाला करो जब आप असाइनमेंट सोल्व करते हो पेपर से पहले भी। जैसे मैंने कहा वीक में एक टेस्ट देना, तो टेस्ट से पहले असाइनमेंट तो सोल्व करोगे आप, तो जब असाइनमेंट सोल्व करो तो हर क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालने की आदत डाल लो।
फाइनल आंसर निकाल के टिक करने की आदत डाल दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के उनको लगेगा ये तो मुझे आता है, इसका तो कंसेप्ट मुझे पता है, और वो आगे बढ़ जाते हैं, उसको सोल्व नहीं करते पूरा। नहीं, आपको हर असाइनमेंट एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। हर असाइनमेंट का, हर क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखना चाहिए, चेक करके देखना चाहिए ठीक है या गलत है। तो लास्ट तक आंसर निकालने की आदत डालो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, उससे आपकी कैलकुलेशन रिमूव हो जाएंगी। फिर मेमोरी बेस्ड, ये गलतियां कौन सी होती हैं? मेमोरी बेस्ड वो गलतियां होती हैं हमारे से कि भाई हमने पढ़ रखा था, टेस्ट में उस पढ़े हुए में से क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो हम टाइम पर कंसेप्ट या फार्मूला भूल गए। हमें हमें पता है कि हमने पढ़ा था, लेकिन जब पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो एट ए टाइम हमारे से वो फार्मूला याद ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आता। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि जो आपने पढ़ा था ना, उसकी प्रैक्टिस कम कर रखी है, इसलिए आप टाइम पर भूल गए। तो इसकी, इस गलती को अगर दूर करना है तो आप चीजों को बार बार पढ़ो और लिख के देखो, लिख लिख के देखो, जो चीज अब गलती होती है उसको, उस चीज को बार बार लिख के देखो, फिर आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगी। तो ये मेमोरी बेस्ड गलती नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपने उस चीज को रिवाइज कम किया हुआ, तो बार बार रिवाइज करो उसको, दो की बजाय 3 बार, 3 तो 4 बार रिवाइज करो उसको, तो उससे आपकी मेमोरी बेस्ड जो गलतियां वो नहीं होंगी। फिर है कंसेप्चुअल मिस्टेक। बेटा, कंसेप्चुअल मिस्टेक वो मिस्टेक्स हैं, जैसे कोई पेपर में क्वेश्चन आया और हमने जब पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो हमने क्वेश्चन जब पढ़ा तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि इसमें पूछा क्या है। हमें पता ही नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, क्या लगाएं इसमें क्या ना लगाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो क्वेश्चन आया उसका चैप्टर आपका वीक है, उसका टॉपिक आपका वीक है। तो वो मिस्टेक दूर करनी सबसे जरूरी है। कैलकुलेशन मिस्टेक भी दूर हो जाएगी, मेमोरी मिस्टेक भी दूर हो जाएगी, कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो मैं इन बच्चों की बात करूं जो वेल प्रिपेयर्ड है, तो इसके ऊपर आपको जरूर काम करना भाई। जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, आज पता ही नहीं चल पाया कि इसमें था क्या, पूछा क्या था, उसका चैप्टर दोबारा पढ़ो। आप अच्छे बच्चे हो, आपको रैंक लेना है, रैंक लेना है तो कोई चीज वीक नहीं रहनी चाहिए। तो आपको वो चैप्टर दोबारा पढ़ना है, कंसेप्ट दोबारा पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस दोबारा लगाने हैं। 20 से 50 क्वेश्चन आपको दोबारा उसके उस टॉपिक के जरूर सोल्व कर लेने चाहिए तुरंत, जैसे आइडेंटिफाई होता है भी ये टॉपिक मेरा वीक है, वो टेस्ट से पता चलता है। इसलिए मैं कहता हूं टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है, वो आपको बताएगा कि गलती कहां होगी हमसे। जो इस टाइम हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन गलतियां करते हैं वही हमारे से पेपर में भी होने के चांसेस है, तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस जरूरी है। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देना चाहिए, क्योंकि आपने सिलेबस तो कर ही रखा है, तो एक वीक में फुल सिलेबस टेस्ट भी जरूर दें आप, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इस टेस्ट को भी एनालाइज करना है प्रॉपर। तो ये तो वो बच्चे हैं जिनकी तैयारी सही है, उनको तो अपने सिलेबस को रिवाइज करना है हर वीक, और पार्ट में टेस्ट को डिवाइड, सिलेबस को डिवाइड करके हर पार्ट का टेस्ट हर वीक में निपटा देना है, और साथ में फुल सिलेबस टेस्ट भी देना है। तो रिवीजन करनी है आपको, तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका काम है। तो ये होगी वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स की बात भाई, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बच्चे हैं वो, अब ये होगा 30 दिन का प्लान। अब मैं बताता हूं लास्ट के 25 दिन इन बच्चों को क्या करना चाहिए। लास्ट के 25 दिन इन बच्चों को क्या करना चाहिए? लास्ट के 25 दिन में मैं तो ये मान लिया कि आपने सारा सिलेबस तो रिवाइज कर ही लिया। पहले 30 दिन में मेरी प्लानिंग के ऊपर आप चले और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुकी होगी जरूर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई टॉपिक आपका वीक नहीं मिलेगा। 30 दिन में 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही था। 10 से 12 घंटे पढ़ने का मतलब यह होगा कि आपने कम से कम 300 साढ़े 300 घंटे पढ़ा है। तो 300 साढ़े 300 घंटे पढ़ने के बाद सारा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ रिवाइज हो जाता है आपने। उसके बाद लास्ट के 25 दिन, लास्ट के 25 दिन में क्या करना चाहिए हमें? बेटा लास्ट के 25 दिन में मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को वीक में कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। वीकली मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए आपको, और उस टेस्ट को फिर एनालिसिस, उस टेस्ट का फिर एनालिसिस करना चाहिए और मिस्टेक्स पर काम करना चाहिए। इसमें कोई अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पहले 30 दिन में सही तरह पढ़ा है, 10 से 12 घंटे आपने रिवीजन की है, तो आपका टॉपिक तो पूरा क्लियर हो चुका। वेल प्रिपेयर्ड तो पहले ही थे आप, अच्छा तो परफॉर्म कर ही रहे थे। आपकी रिवीजन भी हो गई है, एनसीईआरटी बेस्ड काम भी हो गया है, और आपने ये टेस्ट भी लास्ट में अटेम्प्ट करने। हो सके तो एक काम और कर सकते हैं आप, इन 25 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए आपको, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी होगा, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन का पता भी चलेगा, और आपका एक चैप्टर का रिवीजन भी बार बार हो जाएगा। क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से लगभग पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाता है। 30 35 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और उन्हीं क्वेश्चन से सारा चैप्टर का जो अलग अलग टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। तो उस लास्ट के 25 दिन में आपको वीकली मॉक टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है, मिस्टेक्स पर काम करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। बायो के लिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। बायो के लिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, याद होनी चाहिए एनसीईआरटी।
लास्ट के दिनों में एनसीईआरटी जरूर पढ़ें बायो की, वैसे तो सबकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं, जो मैंने आपके पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर भी आप काम कर सकते हैं। बेटा अब मैं बात करता हूं जो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं इस स्टेज पर। एवरेज से मेरा मतलब है जिनका कुछ टॉपिक अच्छे हैं, कुछ टॉपिक वीक हैं। ज्यादातर जैसे मैंने कहा एवरेज का मतलब बायो सबकी अच्छी मिलेगी, बायो में आप अच्छा कर रहे होंगे, केमिस्ट्री भी अच्छी कर रहे होंगे, फिजिक्स में थोड़ा सा आप लैकिंग कर रहे होंगे, तो वो बच्चे आमतौर पर एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जिनके मार्क्स 500 के आसपास चल रहे होंगे इस टाइम पर, 450 से लेके 500 के आसपास इनके मार्क्स चल रहे होंगे, तो ये एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट की कैटेगरी में मैंने रखे हैं। ये बच्चे एवरेज नहीं है, परफॉर्मेंस इनकी एवरेज है। तो इनको क्या करना है, देखो इस टाइम पर इनको भी लास्ट के 55 डेज में क्या करना है, इनके लिए भी मैंने 2 टाइम बनाए हैं, पहले 30 दिन और लास्ट के 25 दिन। अगर आप मेरी प्लानिंग को फॉलो करोगे तो 30 दिन के बाद आप भी वेल परफॉर्म स्टूडेंट जो है उसकी कैटेगरी में आ जाने हैं, आ ही जाओगे अगर मेरी बात को आप फॉलो करते हो। क्या क्या करना चाहिए आपको, देखो पहले 30 दिन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो भाई 30 दिन में वही बात फिर है, 2-3 बातें जो नहीं करनी है, कुछ तो करनी है और कुछ नहीं करनी, उन पर जरूर काम करना। नहीं करनी में क्या क्या है मैंने कट लगा रखा है। मोबाइल्स का मिनिमम यूज, डिस्ट्रैक्शन से दूर। डिस्ट्रैक्शन मतलब मोबाइल है, दोस्त फ्रेंड्स से बातचीत बिल्कुल बंद। भैया देखो डॉक्टर बनना है, ऐसे नहीं कुछ, डॉक्टर बनना है तो फ्रेंड से कोई बातचीत, मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, फिर तो भूल जाओ, फिर आप डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो अगर आप नहीं करोगे तो। भाई डेडिकेशन तो जरूरी है, मैंने पहले भी लिखा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, जो बोला जाए वो करना पड़ेगा। फिर देखो आप अपने अंदर परफॉर्मेंस में चेंज देखो। भाई दोस्तों से दूर, कोई मतलब नहीं दोस्तों का इस टाइम पर, बाद में बात करेंगे, 12 सितंबर के बाद मिलेंगे, फिर कर लेना पार्टी वार्टी जो भी करना, बातचीत करनी जो भी एक दूसरे की वो कर लेना। मोबाइल से जितना दूर हो सके दूर हो जाओ। तीसरा वीकली टेस्ट, डोंट अटेम्प्ट फुल सिलेबस टेस्ट, डोंट अटेम्प्ट फुल सिलेबस टेस्ट पहले 30 दिन, बाद में नहीं, पहले 30 दिन फुल सिलेबस टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये पॉइंट भी दिमाग में बिठा लो। तो ये तो कि जो करना नहीं है काम, मतलब टाइम की वेस्टेज नहीं करनी भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना भी किसी भी कारण से। अब करना क्या है, सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज करो, आप शांति से बैठो, कॉन्फिडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर, आप 100% सिलेक्शन लेके जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो पहले तो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, और फिर अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेरे को कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नहीं आते। वो सबसे पहला काम है। बायो आपको आती है, ठीक है, केमिस्ट्री भी आपको आती है, ठीक है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, पक्का देख लेना एक बार। देखो तो पहले सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर उन्हीं को रिवाइज करो, मेरा ये मानना जो आपको आता है पहले उस पर काम करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो, वहां परफॉर्म कर पाओ आप। तो जो चैप्टर आपको अच्छे आते हैं उनको पहचानो और उनको रिवाइज करो, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ो, और ये ध्यान रखना क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता रखे हैं आपको मेडिकल के लिए, कौन से वो जरूर करने, चाहे आपके वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो सबसे पहले करने, जो आते हैं वो करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिवाइज करो। इनके इसी के बेस पर आपको उसके बाद देखो अटेम्प्ट वीकली पार्ट टेस्ट। वीकली पार्ट टेस्ट ऐसे मैनेज करो कि ये जो चैप्टर आपके रिवाइज होते जाएं उन्हीं का टेस्ट आप दे, जो चैप्टर रिवाइज हो टेस्ट उसी का देना है, दूसरे का नहीं देना। जो आज जिसके ऊपर आपने काम कर लिया, टाइम लगा लिया, उस चैप्टर का टेस्ट देना है, दूसरे चैप्टर का टेस्ट नहीं देना। वरना क्या होता है, आपने चैप्टर पढ़ा नहीं, आपने टेस्ट उसका दे दिया, किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली आपने, हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज चलती है, ऐप के ऊपर फ्री है वो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसके अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रखा, आप उस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो या किसी और की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, तो भैया उसमें परफॉर्मेंस आएगी नहीं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ऐसी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करो, आप अपने अकॉर्डिंग किसी आपके जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जिस टीचर से आप पढ़े हैं, उससे टेस्ट रिक्वेस्ट करो, टेस्ट बनाओ, सी हमारे इसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा, वो टेस्ट बना देंगे आपके। आजकल तो 2 मिनट लगती है टेस्ट बनाने में, सॉफ्टवेयर से टेस्ट बन जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब टेस्ट वही दो जो आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है, जो चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया उसका टेस्ट मत देना, कभी भी भूल के मत देना, उससे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको लगेगा मुझे मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, जो चैप्टर पढ़ते जाओ टेस्ट उसका देना है। तो ये बात ध्यान रखना है। फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही नहीं, क्योंकि सिलेबस आपका कवर ही नहीं है पूरा, सिलेबस आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फुल सिलेबस टेस्ट देके और कॉन्फिडेंस लूज थोड़ा नहीं करना मैंने। तो ये आपके लिए नहीं है। अब पहले 30 दिन में ध्यान रखने की बातों का भाई मैंने लिख रखा, दोस्तों से बात मत करो, डिस्कस योर डाउट्स ओनली विद योर टीचर। दोस्तों से बात करके आप अक्सर डिप्रेशन में आते हो, अक्सर नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाएंगे आपके अंदर, आप स्ट्रेस्ड फील करोगे। तो दोस्तों से नहीं, डाउट अगर कोई है तो टीचर से डिस्कस करना है, टीचर से बात करनी है, सब्जेक्ट टीचर से बात करो। भाई टीवी और वीडियोस मत देखो। कोई बच्चे क्या करते, कोई चीज समझ नहीं आई, गूगल पर सर्च मारेंगे या यूट्यूब पर सर्च मारेंगे, एक वीडियो देखनी थी 10 वीडियो देख लेंगे,
एक आज जो काम आपका 5 मिनट में होना था वो 50 मिनट में होगा भैया। तो वीडियोस वगैरह देखने में टाइम वेस्ट मत करो, बेटर है आप अपने टीचर से टाइम लेके उससे डाउट डिस्कस कर लो। वहां से आपको आप कोई भी टीचर ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको हेल्प नहीं करेगा। मेरा कोई स्टूडेंट आता है इस टाइम पर हम पूरी हेल्प करते हैं, उसकी पूरी समझाने की कोशिश करते हैं, डाउट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हर टीचर ऐसा करेगा, तो टीचर से डाउट डिस्कस करो। एमसीक्यू कम से कम 100 एमसीक्यू आपने हर चैप्टर के इस टाइम सोल्व करने चाहिए, तभी परफॉर्मेंस आई। केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं बच्चे, मैं कहते हैं मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मैंने यहाँ से इस बुक से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाते नहीं है। तो एमसीक्यू जरूर सोल्व करने हैं आपने, हर चैप्टर के जो भी आपने चैप्टर तैयार करना है उसके एमसीक्यू सोल्व करने हैं। पहले तो आपने करने हैं जो स्ट्रॉन्ग है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद यही काम आपको करना वीक चैप्टर्स में। वीक चैप्टर छोड़ने नहीं है, वीक चैप्टर बिल्कुल छोड़ मत देना। अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया तो सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा, चैप्टर नहीं छोड़ना है। लेकिन उसमें करना क्या है, देखो जो स्ट्रॉन्ग है उनके तो एमसीक्यू पे ध्यान दो, वो मैक्सिमम सोल्व करने की कोशिश करो। जो वीक है उनका क्या करना है, वीक की थ्योरी पढ़नी है आपको, वीक का कंसेप्ट सीखना है आपको। कोई टॉपिक नहीं आता उसको, अभी टाइम है अपने पास, सीख सकते हैं हम। जब 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे ना तो हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 600 घंटे हैं, 600 के आसपास आवर्स है हमारे पास सिलेबस को तैयार करने के लिए। तो टाइम की कमी मत सोचना, ये मत सोचना कि टाइम निकल गया, नहीं, बहुत टाइम है अपने पास। तो आपको थ्योरी पढ़नी है वीक चैप्टर्स की, थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाने हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, जो वीक है उनकी थ्योरी पढ़ के दोबारा से फिर आप काम करो। तो ये 30 दिन में अगर आपने कर लिया, मेरी बात मान ली, इस तरीके से पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग चैप्टर पढ़ लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ लिए, वीक चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, उसके क्वेश्चन लगाए, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कम किया, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो ना देखी, डाउट्स टीचर से डिस्कस की, वीकली एक आपका टेस्ट दिया, ये करने के बाद आप गारंटी देता हूं वेल परफॉर्म स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। इसके बाद की जो प्लानिंग है, इसके बाद की जो प्लानिंग है आपकी और पहली जो कैटेगरी मैंने बनाई थी उसकी सेम होगी। इससे पहले वाली प्लानिंग आपकी दोनों की सेम होगी, उसी स्टेज पर आप आ जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप में दूसरों में कोई कमी नहीं बचेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी होगी। आप देख लेना 30 दिन के बाद, आज मैं कहता हूं आज से 30 दिन के बाद आप देखना एक बार, अगर आपने मेरी प्लानिंग को फॉलो किया है तो आप कहां स्टैंड करो। अगर आप आज 500 के आसपास थे तो गारंटी देता हूं आप 600 के आसपास मिलोगे नेक्स्ट 30 डेज के बाद। हर सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, जब हम काम करेंगे तो सेल्फ डेडिकेशन के साथ हम काम करें भैया। ऐसा कौन सा रीजन बन सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस ना बढ़े। तो टाइम हमारे पास है, पेपर मुश्किल नहीं आता, पेपर आसान आता है, तो उसमें क्यों नहीं हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे तो 30 दिन के बाद आपने भी वही काम करना है। लास्ट के 25 दिन में जो बच्चों ने जो वेल परफॉर्म बच्चे हमने बताए थे, वही आपने लास्ट में वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट के 25 दिन में टेस्ट को एनालाइज करना है और अब उनकी मिस्टेक्स पर काम करना है। फिर तो वही काम है, आपकी सिलेबस हो चुका है, फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, फिर आप फुल सिलेबस दीजिए, पार्ट टेस्ट दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि हर वीक एक फुल सिलेबस टेस्ट, 2 पार्ट टेस्ट, एक फुल सिलेबस टेस्ट, एक 2 पार्ट टेस्ट, ये देते रहिए और टेस्ट को एनालाइज जरूर करते रहिए, मिस्टेक पे जरूर काम करते रहिए। आपकी परफॉर्मेंस 100% आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जिस स्टेज पर आज थे उससे आप ऊपर मिलेंगे, आपको 650 के आसपास, 640 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे और आप अपनी सीट को सिक्योर कर लेंगे। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, एम्स वगैरह में आप जाएंगे, 100% जाएंगे, चिंता मत करना इस बात की। बेटा अब मैं बात करूंगा जो बच्चे इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बायो भी एवरेज है, केमिस्ट्री बिलो एवरेज है, फिजिक्स तो वेरी पुअर है, फिजिक्स में तो वो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है अपने आप से, जैसा वो सोचते हैं उससे तो बहुत कम परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 2 महीने का टाइम है। आप अपनी परफॉर्मेंस को तो कम से कम बढ़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा भाई, वही बात फिर है, 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और उसके बाद आपको करना क्या चाहिए, देखो भाई, जैसे आपके भी कुछ न कुछ आप जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले उस पर काम करो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सोल्व करो चैप्टर वाइज। भाई आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैंने कहा उस पर काम करो। अगर आप इतना भी काम कर लेते हैं, भाई स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे काम कर लेते हैं, अपने जो भी चैप्टर आपके अच्छे हैं, जैसे बायो है, बायो पर अच्छा बायो में अच्छा टाइम लगाओ, बायो में जल्दी, क्योंकि आसान टॉपिक है, आसान चैप्टर्स हैं इसमें, आपके 360 नंबर का पेपर आता है, तो बायो पे ज़्यादा टाइम लगाओ आप, बायो में कोशिश करो 300 से ऊपर स्कोर करने की। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंसर्न टीचर से पूछो सर ज़्यादा क्वेश्चन किस में से रिपीट होते हैं, उन टॉपिक को पहले करो। फिजिक्स में मैंने बता ही रखा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उनको जरूर करना है, वो तो सारे ही 10-15 टॉपिक हैं जिनमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप सबसे पहले करो। आपके फिजिक्स में भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, भाई आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, केटीजी वगैरह है, जो आसान आसान टॉपिक है, छोटे छोटे चैप्टर, उनको पहले करो ताकि आपके क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, कम शुरू में तैयार हो जाएं, अटेम्प्ट तो ज़्यादा करोगे आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम करो,
हर चैप्टर के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, विद टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये आप करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज मत करो। ये मत सोचो कि मैं कर नहीं सकता। ड्रॉप, कई बच्चे सोचते हैं मैं तो ड्रॉप ही करूंगा। ड्रॉप करना तो लास्ट ऑप्शन है, ट्राई तो करोगे एक बार। जब तक हम युद्ध में लड़ेंगे ही नहीं तो जीतने के चांस कहाँ हैं? तो पहले तो कोशिश तो करो, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अगर ड्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन इस बार की पढ़ाई भी काम आएगी अगर ड्रॉप भी करना पड़ गया तो आपको। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा करने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको भी करनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।